और लेट्स सी कि ये हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली क्या है। हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट को प्रूव करने हमने कि इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू अदर प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट। लास्ट टाइम हमने देखा था, इसको जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हमने बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन प्रूव की थी कि अगर आपके पास दो प्रोपोजिशंस कंबाइंड है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन और आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है इस प्रोपोजिशन की, तो आप इस प्रोपोजिशन को सेपरेटली क्वांटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑल। पहले हमने इन दोनों को यूनिवर्सली क्वांटिफाई कर दिया और फिर बाद में हमने इसको कंबाइन कर लिया कंजंक्शन के साथ। तो अगर हमारे पास कंजंक्शन के अलावा कोई और लॉजिकल ऑपरेटर हो तो हम फॉर ऑल को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसका प्रूफ हमने कैसे देखा था कि इस वाले फर्स्ट वाले प्रोपोजिशन को हमने एक नाम असाइन कर दिया था एस, दूसरी वाली को नाम असाइन कर दिया था टी, और इसको हमने इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए यूज की थी बाय इम्प्लीकेशन। और फिर उसकी डेफिनेशन के पहले एस इम्प्लाइज टी और दूसरी टी इम्प्लाइज एस। तो इसके हमने आर्गुमेंट्स देख लिए थे कि हमने एस वैल्यू को ट्रू सपोज करके प्रूव ये करना था, उससे हम टी वाले प्रोपोजिशन की फॉर्म में जा सकते हैं। और इसीलिए हमने इसमें प्रूफ में एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया था, फिर हमने उसको लॉजिकली रीजनिंग करते हुए अलग अलग पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया था, और फिर हमने लास्ट में उनको दोनों को कंबाइन कर लिया कि दोनों ट्रू हैं। तो इस तरह हमने टी को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो ये वन साइडेड प्रूफ हो जाती है। दूसरी साइड प्रूफ करने के लिए हमने जो सेकंड स्टेटमेंट टी थी उसको हमने सपोज किया था कि इट इज ट्रू, और उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके हमने ऑब्टेन कर ली थी एस। तो हमने कहा था कि टी इफ टी देन एस। तो दोनों पार्ट्स मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एस और एस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टी। तो जो हमारे पास यहाँ पॉइंट था वो ये था कि अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और लॉजिकल ऑपरेटर जो इनसाइड ब्रैकेट यूज हो रहा है वो कंजंक्शन है, तो हम इस फॉर ऑल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर ऑल चेंज हो जाए या ये कंजंक्शन चेंज हो जाए तो हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास अगर देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर है तो देयर एग्जिस्ट के साथ हमारे पास डिसजंक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास फॉर ऑल और जो दो प्रोपोजिशंस कंबाइंड हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए थ्रू कंजंक्शन। और सेकंड वाले केस में अगर हमारे पास क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट, इसके साथ जो कनेक्टर यूज होना चाहिए दैट शुड बी डिसजंक्शन। तो हम इसको फराल को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और देयर एग्जिस्ट को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस केस में अगर आपके पास कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ फॉर एग्जाम्पल कंजक्शन है, ये अगर चेंज हो जाए फराल के साथ डिस्जंक्शन के साथ, तो ये वैलिड आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं रहता। इससे रिलेटेड दो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी थे, क्वेश्चन नंबर 50 और 51, जिसमें हमने प्रूव करना था कि अगर फराल के साथ डिस्जंक्शन है तो हम उसको लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 है। इस केस में अगर हमने लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करना है तो हम पहले दोनों स्टेटमेंट्स को डिनोट कर लेंगे दो डिफरेंट लेटर्स के साथ, और फिर टू डिफरेंट स्टेप्स हम वेरीफाई करेंगे कि फर्स्ट स्टेप से दूसरे और दूसरे स्टेप्स में दोनों को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस वाले फर्स्ट वाली प्रोपोजिशन को ट्रू कंसिडर करेंगे और कोशिश करेंगे इस सेकंड वाली प्रोपोजिशन को ऑब्टेन करने की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे कि जो आपके पास दूसरी वाली प्रोपोजिशन है इसको ट्रू प्रूफ यूज करेंगे कि इट इज ट्रू, और कोशिश करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट वाली फॉर्म बन जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हमारे पास ऑब्टेन नहीं होगी तो इट इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इस तरह की रीजनिंग बिल्कुल जैसे हमने एग्जांपल्स में की है वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। 51 वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही है कि अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर है और उसके साथ हमारे पास कंजंक्शन है तो हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते।
अगेन इस केस में भी हम पहले एक प्रोपोजिशन को यूज करेंगे कि इट इज ट्रू, और ट्राई करेंगे विथ रीजनिंग के सेकंड वाली कंडीशन हमारे पास ऑब्टेन हो जाए। और सेकंड स्टेप में हम इस सेकंड वाली को प्रोपोजिशन को ट्रू कंसिडर करेंगे और ट्राई करेंगे एस्टैब्लिश करने की फर्स्ट वाली कंडीशन। तो कोई एक डायरेक्शन में भी हमारे पास अगर रिजल्ट प्रूव नहीं होता तो हम कहेंगे इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। एक बात ज़हन में रखें कि लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए आपको हर स्टेप में लॉजिकल लॉज यूज करते हुए, इक्विवेलेंस लॉज यूज करते हुए प्रॉपर रीजनिंग देनी होती है। हम खुद अपने तौर पर नहीं कह सकते कि ये होल्ड नहीं करता या ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने डिस्कस किया था अगर क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल है या एग्जिस्टेंशियल है, तो उसमें हम निगेट कैसे करते हैं, और इसके भी हमने दो डिफरेंट रिजल्ट्स इस्टेब्लिश किए थे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश सेंटेंस हमारे पास था एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। हमने इसमें पहले वेरिएबल डिफाइन किया ताकि हम प्रोपोजिशनल फंक्शन बना सकें। फिर हमने इसमें कीवर्ड्स को यूज करते हुए इसकी प्रोपोजिशनल फंक्शन फॉर्म लिखी कि इट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, और जो डोमेन है वो हमारे पास है स्टूडेंट इन अवर क्लास। अब हमने इसको निगेट करना है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर डिनोट करता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक्स हैज टेकन कोर्स इन कैलकुलस। तो हमने इसको निगेट करना है, तो इन सेंटेंस में हमारे पास आ जाएगा इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो हमने जब फॉर एक्स डिफाइन, फॉर वाला क्वांटिफायर डिफाइन किया था, तो हमने ये देखा था कि ये ट्रू उस वक्त होगा जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ट्रू हो, और ये फॉल्स उस वक्त होगा जब हमारे पास डोमेन के तमाम एलिमेंट्स में से एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती हो, और उस सिंगल एलिमेंट को हमने कहा था कि उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती है। तो ऊपर जो क्लेम है वो है कि एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो अगर हम इसको निगेट करेंगे इट मीन्स के नॉट एवरी स्टूडेंट, नॉट एवरी स्टूडेंट इट मीन्स एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि जो जिसने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे विद द वेरिएबल एक्स, और फिर हम उसको चेंज करेंगे प्रोपोजल फंक्शन में। तो ये हमारे पास इक्वल होगा देयर इज अ स्टूडेंट इन आवर क्लास हु हैज़ नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास था हैज़ टेकन अ कोर्स, तो हैज़ नॉट टेकन अ कोर्स ये हमारे पास कोरस्पॉन्ड कर देगा नॉट पी ऑफ एक्स के। और क्योंकि हम ऊपर कंसिडर कर रहे थे निगेशन, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल चेंज हो गया देयर इज। इट मीन्स कि हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की निगेशन इज सेम एज देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। तो हम इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो क्वांटिफायर्स का सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट जो हमने प्रीवियसली हमने देखा था कि निगेशन जो है वो सबसे हायर प्रेसिडेंस है, लेकिन यहाँ पर हम क्वांटिफायर्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले सॉल्व होगा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले सॉल्व होगा देयर एग्जिस्ट एक्स। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर ऑल है तो फॉर ऑल की निगेशन हमारे पास कोरस्पॉन्ड करेगी देयर एग्जिस्ट को, और अगर हमारे पास है प्रोपोजिशन पी ऑफ एक्स तो ये हमारे पास कोरस्पॉन्ड करेगी नॉट पी ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे हमने स्टेप्स भी सीख लिए कि अगर हमने किसी भी फॉर ऑल क्वांटिफायर को निगेट करना है तो हम नॉट फॉर ऑल को रिप्लेस कर देंगे देयर एग्जिस्ट के साथ, और जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है पी ऑफ एक्स उसको रिप्लेस कर देंगे निगेशन पी ऑफ एक्स के साथ। नेक्स्ट इसी तरह हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट है तो देयर एग्जिस्ट की क्वांटिफिकेशन कैसे की जाएगी। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस।
तो इसको प्रोपोजिशनल फॉर्म में लिखने के लिए पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वेरिएबल ने इंट्रोड्यूस करवाया और प्रेडिकेट हमारे पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स, के स्टूडेंट एक्स हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। और कीवर्ड हमारे पास देयर इज है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ। अब हमने इसको निगेट करना है। तो अगर इस सेंटेंस में हमारे पास देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो इसकी जो निगेशन है, एक निगेशन क्या होगी, देयर देयर इट इज नॉट द केस दैट देयर इज अ स्टूडेंट एक्स इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो यहाँ हम डेफिनेशन फिर दोबारा देखेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की। ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू उस वक्त होता है जब हमारे पास एटलीस्ट डोमेन के एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके लिए प्रोपोजिशन फंक्शन ट्रू हो। और देयर एग्जिस्ट जो है वो हमारे पास फॉल्स उस वक्त होगा जब हमारे पास डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती होगी। तो यहाँ अगर हमने निगेट करना है कि देयर इज अ स्टूडेंट एक्स इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो इसको निगेट ऐसे किया जाएगा कि हमारे क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है who has taken a course in calculus. So it is not the case that there is a student in the class who has taken a course in calculus. So it means कि कोई भी सिंगल स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता who has taken a course in calculus. तो इसी को थोड़ा सा हम डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा every student in this class has not taken calculus. तो अगेन इसको फिर वेरिएबल डिफाइन करेंगे और एक प्रोपोजिशनल फंक्शन बना लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल एक्स, और क्यू ऑफ एक्स था हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो नॉट क्यू ऑफ एक्स इज हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया बिटवीन निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल के दरमियान में। तो इट इज नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स is logically equivalent to for all x not q of x। तो अगेन ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया, अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग पे एग्जांपल की थी कि s इज इक्विवेलेंट टू 2। उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग हम सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास है नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स, अगर निगेशन हमारे पास ट्रू है, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ के हमारे पास जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉल्स कब होगा, जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट ना करे जिसके लिए क्यू ऑफ एक्स ट्रू हो। तो नो एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट, फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं फॉर ऑल के साथ। क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन। तो क्यू ऑफ एक्स अगर फॉल्स है इसका मतलब है नॉट क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू। तो इस तरह करके हम इसमें वन साइड इम्प्लीकेशन प्रूफ कर सकते हैं और दूसरी इम्प्लीकेशन भी हम उसको रिवर्स में लेके मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया कि अगर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को निगेट करते हैं तो हमारे पास फॉर ऑल क्वांटिफायर आ जाता है। तो इस केस में भी हम जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था कि अगर हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को निगेट करना है तो हम क्या करेंगे, नॉट देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस कर देंगे फॉर ऑल के साथ, और हमारे पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन होगा क्यू ऑफ एक्स, इसको हम रिप्लेस कर देंगे नॉट क्यू ऑफ एक्स के साथ। तो लास्ट जो हमने फॉर ऑल वाला किया था, फॉर ऑल के केस में हम कह देते हैं कि नॉट फॉर ऑल, इसको हम रिप्लेस कर देंगे देयर एग्जिस्ट के साथ, और जो हमारे पास प्रोपोजिशन है पी ऑफ एक्स, इसको हम रिप्लेस कर देंगे नॉट पी ऑफ एक्स। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में रिजल्ट्स प्रूफ किए थे और हमने देखी थी इसकी एग्जांपल्स भी। यहाँ तक कि स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
नो सर। ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल भी है जिसमें हमने थोड़ा सा इसको समराइज किया। तो हमारे पास जो निगेशन स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, हम इसको इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। और ये निगेशन जो है ये हमारे पास ट्रू कब होगी, जब हमारे पास हर एवरी एक्स के लिए पी ऑफ एक्स जो है वो फॉल्स है। तो फॉल्स कब होगी, जब हमारे पास कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करे जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू होगी। इसी तरह हमारे पास है नॉट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म हमने स्टैब्लिश किया, इट इज सेम एज देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। ये वाली प्रोपोजिशन जो हमारे पास है नॉट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, ये ट्रू कब होगी, जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए पी ऑफ एक्स फॉल्स होगी। और फॉल्स कब होगा, जब हमारे पास हर एलिमेंट के लिए पी ऑफ एक्स ट्रू हो। तो पी ऑफ एक्स ट्रू है तो नॉट पी ऑफ एक्स फॉल्स होगा, अगर नॉट पी ऑफ एक्स फॉल्स है तो पी ऑफ एक्स ट्रू होगा। तो अगर फॉर ऑल है, इसकी निगेशन हमारे पास देयर एग्जिस्ट होगी, अगर देयर एग्जिस्ट है तो उसकी हमारे पास निगेशन फॉर ऑल होगा। तो एक चीज हमने इसमें और एक्सप्लेन की थी, वो ये कि जब हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स के केस में डोमेन के एलिमेंट फाइनाइट हो, लेट्स से एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो ये हमारे पास है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। तो हमने देखा था अगर हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो इस वाली जो प्रोपोजिशन है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एज पी एक्स वन एंड पी ऑफ एक्स टू एंड so on एंड पी ऑफ एक्स एन। तो जब हमारे पास एक्स जो है वो फाइनाइट एलिमेंट्स हो, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कंजंक्शन की हेल्प से पी ऑफ एक्स वन एंड पी ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन पी ऑफ एक्स एन। तो अब अगर हमने इस फॉर ऑल को निगेट करना है, तो हमारे पास बेसिकली हमने इस वाले प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को निगेट करना है। और यहाँ पे हम एक्सटेंडेड डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ यूज करते हुए हम इस निगेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर प्रोपोजिशन के साथ सेपरेटली, और जो हमारे पास कंजंक्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा डिस्जंक्शन के साथ। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये बन जाएगी नॉट पी ऑफ एक्स वन और नॉट पी ऑफ एक्स टू और सो ऑन और नॉट पी ऑफ एक्स एन। इसी तरह हम अगर यूज करें देयर एग्जिस्ट वाला, तो देयर एग्जिस्ट के केस में आपको याद होगा कि हमारे पास जो देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स की जो हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, अगर वो एक्स वन एक्स टू एक्स एन हो, तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो आप ये देखें, जब हमने एक्सटेंडेड डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, जिससे हमारे पास निगेशन ऑफ प्रोपोजिशन फंक्शन है उसको कंबाइन किया हुआ है दिस जंक्शन के साथ। तो ये बेसिकली हमारे पास सेम है जैसे हमने दूसरी डेफिनेशन डिफाइन की थी देयर एग्जिस्ट की। तो यहाँ से भी हमारे पास ये बात प्रूव हो जाती है कि निगेशन ऑफ फॉर ऑल पी ऑफ एक्स इज सेम एज देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। इसी तरह हम जो हमारे पास दूसरा केस है, उस केस में भी हम निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट को इक्विवेलेंटली प्रूव कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स नॉट पी ऑफ एक्स के। तो कंसिडर कर लेते हैं निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, और by definition there exists x p of x, it is same as p of x1 और p of x2 और p of xn, जिसमें हमारे पास x के जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो x1 x2 xn है। अब हमने इस जो प्रोपोजिशन, इस कंबाइंड प्रोपोजिशन को हमने निगेट करना है। तो इसको निगेट करने के लिए भी हम अगेन डी मॉर्गन्स लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करेंगे। तो इस निगेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर प्रोपोजिशन पर सेपरेटली, और जो हमारे पास डिसजंक्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा कंजंक्शन के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट पी ऑफ एक्स वन एंड नॉट पी ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन नॉट पी ऑफ एक्स एन। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास स्टेटमेंट है, दिस इज कंबाइंड विथ दिस स्टेटमेंट
विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। फिर हमारे पास ये है और इन सब को हमने कंबाइन कर लिया एंड के साथ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली फॉर ऑल एक्स और ये प्रोपोजिशन की। तो ये हम इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी हमने एक दूसरे वे में भी इसको प्रूव कर लिया कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो negation of their exist is same as for all x not p of x। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। व्हाट आर द negation of statements there is an honest politician and all Americans eat cheeseburgers। तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे प्रोपोजिशनल फंक्शंस में और फिर हम इसको निगेट करेंगे इन द इंग्लिश सेंटेंस और फिर उसको ट्रांसलेट कर देंगे प्रोपोजिशनल फॉर्म में। तो फर्स्ट वाले केस में मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया, देयर इज अ politician x such that politician x is honest। तो मेरे पास h of x प्रोपोजिशनल फंक्शन डिनोट हो जाएगा x is honest। तो there is an honest politician would be there exists h, there exists x, h of x और डोमेन हमारे पास होगी all politicians। उसके बाद निगेशन हमें पता है कि इसकी निगेशन कैसे होगी, नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स एच ऑफ एक्स। तो हम नॉट देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे फॉर ऑल के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल एक्स और एच ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे नॉट एच ऑफ एक्स के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल एक्स नॉट एच ऑफ एक्स। तो इसको हम दोबारा इंग्लिश सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एवरी पॉलिटिशियन इज नॉट ऑनेस्ट। तो नॉट ऑनेस्ट की जगह हम लिख लेंगे दिस ऑनेस्ट। तो दिस मीन्स एवरी पॉलिटिशियन इज दिस ऑनेस्ट। अब हम सेकेंड वाली एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ऑल अमेरिकन्स ईट चीज बर्गर्स। और यहाँ पर हम जो प्रेडिकेट है और जो सब्जेक्ट है वो एक्स ले लेते हैं। प्रेडिकेट हमारे पास आ जाएगा एक्स ईट्स चीज बर्गर्स। तो ऑल अमेरिकन्स ईट चीज बर्गर्स, इसकी प्रोपोजिशनल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स और डोमेन होगी कंसिस्ट ऑफ ऑल अमेरिकन्स। तो अब हम यूजिंग प्रीवियस डिस्कशन फॉर ऑल की निगेशन होगी देयर एग्जिस्ट और सी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे नॉट सी ऑफ एक्स के साथ। तो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सी ऑफ एक्स, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एन अमेरिकन हु डज नॉट ईट चीज बर्गर। तो या हम इसको लिख सकते हैं सम अमेरिकन डज नॉट ईट चीज बर्गर। तो देयर एग्जिस्ट को हम दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में देयर एग्जिस्ट या देयर एट लीस्ट वन और सम अमेरिकन, सो बोथ वे में आप लिख सकते हैं, दोनों हमारे पास सेम मीनिंग्स इम्प्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास है निगेशन। अब हमारे पास कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और हमने इसकी निगेशन करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पिछली डेफिनेशन जो है निगेशन वाली वो यूज़ करेंगे। तो फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, इसमें हम निगेट करेंगे तो सबसे पहले नॉट फॉर ऑल को रिप्लेस कर देंगे देयर एग्जिस्ट के साथ और जो हमारे पास प्रोपोजिशन फंक्शन है उसको रिप्लेस कर देंगे उसकी निगेशन के साथ। प्रोपोजिशनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, इसकी निगेशन होगी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स। फिर हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है द निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और इसकी निगेशन हम करेंगे तो देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस कर देंगे फॉर ऑल के साथ। प्रोपोजिशनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसकी निगेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये इसकी निगेशन है। इस तरह के बहुत सारे सवाल एक्सरसाइजेज में हैं। आज हम ये वाले सवाल भी देखेंगे, इनकी निगेशंस भी देखेंगे, इनकी ट्रूथ वैल्यूज भी देखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स एंड नॉट क्यू ऑफ एक्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इस केस में हमारे पास ये जो दो प्रोपोजिशंस है, हमने सेवरल टाइम्स इस बात को डिस्कस किया है कि P implies Q, it is same as not P और Q। तो यहाँ पे अगर हमने इस फॉर एग्जांपल इसको निगेट, हमने प्रूफ ये करना है, यहाँ पे निगेशन मिस है, हमने प्रूफ ये करना है इसकी निगेशन इट इज सेम एज दिस वन। तो हम इसमें जो हमारे पास इम्प्लीकेशन है वो है P implies Q, हम P implies Q कंसिडर कर लेते हैं और अब इसकी निगेशन करते हैं। तो निगेशन करने के लिए हम दोनों साइड्स पर निगेट कर देंगे।
यहाँ पे भी निगेट कर देते हैं और हम यहाँ पर भी निगेट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा और हम इस निगेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नॉट पी के साथ भी और क्यू के साथ भी। तो नॉट पी और जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एंड के साथ और ये आ जाएगा नॉट क्यू। तो यहाँ पर नॉट नॉट पी है, डबल निगेशन ला यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी एंड और ये आ जाएगा नॉट क्यू। तो हमने यहाँ पर यूज करते हुए डेफिनेशन ऑफ निगेशन फॉर ऑल की और दूसरी हमने जो चीज यूज की वो यूज की इम्प्लीकेशन की इक्विवेलेंट फॉर्म। ये यूज करते हुए और डबल निगेशन डी मॉर्गन लॉ को यूज करते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि negation of for all x p of x v of x it is same as there exists x p of x and not q of x, क्योंकि हमारे पास जो for all है वो रिप्लेस हो जाएगा negation of for all, इसको हम रिप्लेस कर देंगे there exists के साथ जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ये for all x it is रिप्लेस हो जाएगा there exists के साथ और ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पे उसकी निगेशन हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस तरह ये एग्जांपल प्रूफ करनी है। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइजेज में गिवन है, तो वो भी हम आज देख लेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बस आप डेफिनेशन अप्लाई करें निगेशन की और क्वान्टिफायर्स की और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन माइंड में रखें। नेक्स्ट हमारे पास है statement some students in this class has visited Mexico and every student in this class has visited either Canada or Mexico using predicates and quantifiers। इन एग्जाम्पल्स में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट डोमेन्स और देखेंगे कि हम इनको डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। कुछ स्टूडेंट्स ने रोल नंबर्स लिख के मुझे सेंड किए हैं, स्टिल अगर कोई स्टूडेंट रह गया तो आप मुझे अपने रोल नंबर्स लिख लें। कोई क्वेश्चन है आपका अब तक के लेक्चर्स में से तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम डोमेन डिफरेंट करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस आएंगे और जो हमने प्रीवियसली स्टैब्लिश किए हुए हैं रिलेशनशिप, जैसे फॉर ऑल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर कंजंक्शन, देयर एग्जिस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर डिसजंक्शन। और हमने एक और एग्जांपल देखी थी कि अगर दो कंडीशंस हैं फॉर ऑल के साथ तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं विद इम्प्लीकेशन, अगर दो कंडीशंस हैं विद देयर एग्जिस्ट तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। इसकी भी हम एग्जांपल इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं सम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको। तो सबसे पहले अगर इसको प्रोपोजिशनल फंक्शन में बनाना है तो हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे वेरिएबल जो कि हम स्टूडेंट के लिए यूज करेंगे और फिर साथ हम एक प्रेडिकेट बताएंगे जो कि एक्सप्लेन करेगा कि एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको। तो लेट्स से स्टूडेंट इज एक्स एंड एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको। तो हम एक प्रोपोजिशनल फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एम ऑफ एक्स जो कि डिनोट करेगा एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको। तो स्टेटमेंट सम स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको, इसकी जो प्रोपोजिशनल फॉर्म है वो हमारे पास आ जाती है देयर एग्जिस्ट एक्स एम ऑफ एक्स और यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन है वो है स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब यहाँ पे अगर हम डोमेन डिफरेंट कर देते हैं तो हमारे पास इसकी जो प्रोपोजिशनल फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हम जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें डोमेन है जस्ट क्लास के स्टूडेंट्स। अब हम अगर ऑडियंस को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि हमने उस ऑडियंस में से खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है क्लास के स्टूडेंट्स तक और फिर हमने देखना है कि उनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैक्सिको विजिट किया है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अब हम ऑडियंस जो है या हमारे पास जो डोमेन है हम डिफरेंट कर लेते हैं। प्रीवियस केस में क्लास थी, अब हम उसको लार्जर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस ऑडियंस में से खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्लास के स्टूडेंट तक और फिर बाद में हम उस रिस्ट्रिक्शंस में एक फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऐड करेंगे
कि उस स्टूडेंट जो है, कोई हमारे पास ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है जिसने मेक्सिको विजिट किया या नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह की प्रोपोजिशंस डिफाइन होंगी। एक जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, जैसे एम ऑफ एक्स, वो हमने प्रोपोजिशन फंक्शन डिफाइन किया था, एक्स हैज़ विजिटेड मेक्सिको। अब चूंकि डोमेन डिफरेंट हो गया है, यहाँ पर हमारे पास ये बात क्लियर नहीं है कि जो ऑडियंस हमारे पास है वो सारे स्टूडेंट ही है या नहीं। तो हमारे पास एक और फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो हमें इंश्योर करेगा कि ये स्टूडेंट है या नहीं। तो हम इस वाले फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं लेट से एस ऑफ एक्स के साथ, और जो दूसरा वाला था जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था वो था एम ऑफ एक्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास इस केस में हमने और ऑडियंस हमारे पास एक्स है, दे आर ऑल पीपल। तो फॉर ऑल एक्स के अंदर में हमने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि एक्स इज द स्टूडेंट। जब एक्स हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा, फिर हमने उसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट करना है कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है जो जिसने मेक्सिको विजिट किया या नहीं। तो हम इसकी जो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एस ऑफ एक्स एंड एम ऑफ एक्स। पहले हमने रिस्ट्रिक्ट किया कि कोई ऐसा पीपल में से कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट, कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है जो स्टूडेंट भी है और उसने मेक्सिको विजिट भी किया। तो ये बात जहन में रखें कि डोमेन चेंज होगी तो हमारे पास फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक थोड़ी सी एग्जांपल है कि अब हम इसमें हमने कंजंक्शन ही क्यों यूज़ किया, हमारे पास दूसरे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्यों नहीं यूज़ की। तो फॉर एग्जांपल कंजंक्शन है, डिसजंक्शन भी हो सकता है, इम्प्लीकेशन क्यों नहीं हो सकता। तो अगर आपको इम्प्लीकेशन की पॉसिबिलिटीज़ याद हो तो चार पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी फॉल्स होती है, वो ये जब आपके पास पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। अब अगर हम इसमें एक्स ऑफ एक्स स्टूडेंट्स और मेक्सिको के दरमियान में इम्प्लीकेशन रिड्यूस करवाते हैं, तो हमारे पास पहली कंडीशन कि अगर एस ऑफ एक्स ट्रू है, यानी कि स्टूडेंट है और उसने मेक्सिको विजिट किया, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरे केस में अगर स्टूडेंट हमारे पास है और उसने मेक्सिको विजिट नहीं किया, तो एस ऑफ एक्स इम्प्लाइज एम ऑफ एक्स की ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स आ जाएगी। थर्ड केस में जब हमारे पास एस ऑफ एक्स भी फॉल्स है, एम ऑफ एक्स भी फॉल्स है, मीन्स से कि स्टूडेंट भी नहीं है और उसने मेक्सिको भी विजिट नहीं किया, तो हमारी ये स्टेटमेंट कि देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज विजिटेड मेक्सिको, ये फॉल्स होनी चाहिए। लेकिन इम्प्लीकेशन के डेफिनेशन से अगर हमारे पास दोनों ही फॉल्स हैं तो भी ये ट्रू होगा। अगर वो स्टूडेंट नहीं है और उसने मेक्सिको विजिट किया तब भी ये ट्रू होगा, जो कि हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। तो जब भी आपने कोई लॉजिकल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाना है व्हाइल ट्रांसलेटिंग दी सेंटेंसेस, बी केयरफुल कि आपके पास जो इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज आएंगी क्या वो ओरिजिनल सिचुएशन को डिपिक्ट करती हैं या नहीं। तो ये इस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं एक्सरसाइज में से, उसमें भी आपने कंपेयर करना है और आपने देखना है कि ट्रूथ वैल्यूज आप डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस करें और जो ट्रूथ वैल्यूज को सेटिस्फाई करे आप सिर्फ उसी के साथ इसका करेक्ट आंसर मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है दूसरी स्टेटमेंट, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ विजिटेड कनाडा और मेक्सिको, और हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन यहाँ पर हम स्टार्टिंग में जो डोमेन कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास है, और हमारे पास दो सिटीज़ को, सॉरी, दो कंट्रीज को विजिट विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो दो हम डिफरेंट प्रोपोजिशन फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। मेक्सिको के लिए एम ऑफ एक्स ऑलरेडी डिफाइन है और कनाडा के लिए हम लेट से सी ऑफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया हमने एक्स प्रोपोजिशन फंक्शन के लिए। फॉर एवरी एक्स इन दिस क्लास एक्स हैज प्रॉपर्टी दैट एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको और एक्स हैज विजिटेड कनाडा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म बनेगी दैट वुड बी फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स और एम ऑफ एक्स। अब अगेन यहाँ पे अगर हम डोमेन को चेंज कर देते हैं, हमारे पास प्रीवियस केस में डोमेन वाज स्टूडेंट्स इन दी क्लास। अब हम डोमेन लार्जर कर लेते हैं हम, और हम जनरली ऑल काइंड ऑफ पर्सन्स को कंसिडर करते हैं।
तो उस केस में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, पहले हमने पर्सन्स में से रिस्ट्रिक्शन लगानी है। पर्सन्स हमारे पास एक बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास एक लार्जर सा सेट है, इस लार्जर सेट में हमने रिस्ट्रिक्शन लगा के एक स्मॉलर सेट बनाया। तो ये लार्जर सेट जो है ये हमारे पास तमाम ऑडियंस है, या आप कह लें पर्सन है। हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम आ गए यहाँ क्लास में। अब क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हम देखेंगे कि उनमें से कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कनाडा विजिट किया या मेक्सिको विजिट किया। तो आप इसको एज ए सेट के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले एक्स इंट्रोड्यूस करवाया, फॉर एवरी पर्सन एक्स इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको और एक्स हैज विजिटेड कनाडा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एस ऑफ एक्स इंप्लाइज सी ऑफ एक्स और एम ऑफ एक्स, कि अगर वो स्टूडेंट है क्लास का तो ही वो मैक्सिको विजिट कर सकता है या कनाडा विजिट कर सकता है। अगर स्टूडेंट नहीं है और यहाँ पर फॉर है, अब हमारे पास यहाँ पे जो केस है कि इम्प्लीकेशन वाला, जो लास्ट ट्रूथ वैल्यूज हैं फॉल्स है ट्रू है, लेकिन हमारे पास फॉर ऑल एक्स है, इसका मतलब है किसी एक के लिए भी ये अगर ट्रू नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा। तो अब हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं डिफरेंट हिस्ट्री में, कि अगर हम स्टूडेंट्स को चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास एक्स स्टूडेंट ने कंट्रीज हैं वो विजिट की हैं या नहीं की, तो हम उसकी जगह एक दो डिफरेंट प्रोपोजिशन फंक्शन बनाने के बजाय एक प्रोपोजिशन फंक्शन विद टू डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एम ऑफ एक्स था मैक्सिको के लिए, सी ऑफ एक्स था कनाडा के लिए। तो यहाँ हम ये स्टूडेंट्स के लिए एक्स यूज कर लेते हैं, और वाई जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कंट्री ऑफ विजिट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर वाई की जगह लिख लूँ मैक्सिको, तो इसका मतलब है वी ऑफ एक्स मैक्सिको का मतलब है कि स्टूडेंट एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको। और वी ऑफ एक्स कैनेडा हमारे पास है कि स्टूडेंट एक्स हैज विजिटेड कैनेडा। तो एक्स जो है वो अगर हम फर्स्ट वाले केस की तरह डोमेन उसमें स्टूडेंट ऑफ द क्लास लें, तो हमारे पास एक्स जो है दैट वुड बी डिफरेंट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। और वाई हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रीज, इस केस में हमारे पास दो कंट्रीज हैं। तो वाई की जो डोमेन है उसमें हमारे पास सिर्फ मेक्सिको और कनाडा है। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा भी हैं, तो हमारे पास वाई का सेट वो तमाम कंट्रीज होंगी जिसके रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है। तो इस तरह हम हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनमें अगर हम डोमेन चेंज करते जाएं और रिप्रेजेंटेशन चेंज करते जाएं, तो हमारे पास क्वेश्चन भी डिफरेंट होता जाएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास ही कुछ एक्सरसाइज हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने जितने भी टॉपिक्स लिए हैं उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर प्रीवियसली हमारा आपके पास कोई क्वेश्चन है, फिर अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन तो पूछें, अदरवाइज फिर हम ये एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। डिफरेंट रिलेशंस, डिफरेंट प्रोपोजिशनल फॉर्म्स, प्रेडिकेट कैलकुलस, क्वांटिफायर्स और लॉजिकल इक्विवेलेंसीज हमने सब देख ली हैं। अब हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, एक काम और करते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स हैं ना, वो आप दोबारा अपने रोल नंबर्स और नाम लिख के चैट बॉक्स में एंटर करें।
और अब मैं रैंडमली चूज़ करूँगा आप स्टूडेंट्स के साथ, तो और आपने अब मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7th ट्राई करते हैं, 7th से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इन स्टेटमेंट्स को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वेयर सी ऑफ एक्स इज अ कॉमेडियन और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स इज फनी, और डोमेन जो है वो कंसिस्ट करती है ऑल पीपल। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपने देखा होगा कि फॉर के साथ हमने इम्प्लीकेशन यूज की थी, देयर एग्जिस्ट के साथ हमने एंड यूज किया था। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल शैलान मुझे बताएगा, शैलान नवीद यही नाम है एग्जैक्टली? शैलान है, शैलान मुझे बताएगा कि फर्स्ट वाले पार्ट में हम इसको इंग्लिश सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे। अब्दुल्ला सलीम। मरियम शाहिद है। यस सर। जी, आप मुझे बताएं, 7th क्वेश्चन में हमारे पास है सी ऑफ एक्स एक्स इज कॉमेडियन, एफ ऑफ एक्स है एक्स इज फनी। अब हमने जी ट्रांसलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट, फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसका ये हो सकता है ऑल कॉमेडियंस आर फनी। नहीं, यहाँ पे हमारे पास पहले हमने रिस्ट्रिक्ट करना है ना, हमारे पास डोमेन है फॉर ऑल पीपल्स इफ एक्स, फॉर हाँ एग्जांपल जी। फॉर ऑल पीपल एक्स। फॉर ऑल पीपल इफ द पर्सन इज अ कॉमेडियन देन द पर्सन इज फनी। ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताएं फॉर एग्जांपल डी पार्ट, देयर इज जस्ट एक्स सी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। जी देयर एग्जिस्ट अ पर्सन such that the person is a comedian and the person is funny. ओके, गुड। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो हमारे पास 7 और 8 दोनों एक ही टाइप की हैं, जस्ट प्रोपोजिशंस डिफरेंट है। तो मरियम ने हमें 2 पार्ट्स बता दिए, इसी तरह हम बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। मरियम, आप मुझे बी पार्ट्स ही बताओगे उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सर क्वेश्चन 7 का या 8 का? 7 का बी पार्ट। जी इसका ऐसे हो सकता है फॉर ऑल पीपल द पर्सन इज अ कॉमेडियन एंड द पर्सन इज फनी। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल पीपल्स आर कॉमेडियन एंड फनी, राइट? एग्री करती हैं आप इस बात से? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सर आपने कहा है ऑल ऑल पीपल्स आर कॉमेडियन एंड फन। जी, बी पार्ट में मैंने यही कहा। तो सर जब ऑल पीपल आर कॉमेडियंस हैं तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ऑल कॉमेडियंस। ऑल कॉमेडियंस, देखिए ये हमारे पास हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इस केस में हमने जस्ट ये देखना है कि जो 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपस में डिफर कैसे करते हैं। तो शुरू में हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं उनकी ट्रांसलेशन, और फिर हमारे पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शंस हैं उनको चेंज करना। तो पहले हमारा ऑल ऑल पीपल्स आर कॉमेडियंस, तो उसमें हमारे पास ये फनी वाली बात कहाँ जाएगी, क्योंकि एंड एफ ऑफ एक्स है। आपने कह तो दिया कि ऑल पीपल्स आर कॉमेडियन, तो एंड एफ ऑफ एक्स भी तो है ना। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट में ये बता रहा है कि आपके पास फॉर ऑल पर्सन्स हु आर कॉमेडियन, देखिए
जो ए पार्ट है वहाँ पे हमारे पास इस बात का क्लेम नहीं है कि हर पर्सन जो है वो कॉमेडियन है। तो फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि पहले अगर आप उन पीपल्स में से रेस्ट्रिक्ट करें कॉमेडियंस को, तो अगर आप कोई कॉमेडियन ढूंढ लेते हैं तो दे आर फनी। बी पार्ट में हमारे पास है कि जो जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे कॉमेडियंस भी हैं और फनी भी हैं। अगर आप थर्ड पार्ट में जाएं तो वो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि इफ देर इज अ पर्सन, तो देर एग्जिस्ट अ पर्सन, यानी कि हमारे पास होल कॉमेडियन में एक ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है जो कि कॉमेडियन है और फिर वो फनी भी है। और लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, देर एग्जिस्ट अ पर्सन हु इज कॉमेडियन एंड फनी। सी और डी में, सी में हमारे पास है कि इफ इज कॉमेडियन देन ही इज आल्सो फनी, मे बी फनी, राइट। तो जो डी पार्ट है उसमें है कि वो कॉमेडियन भी है और फनी भी है, दोनों डी पार्ट में दोनों एट्रीब्यूट्स एक साथ है क्योंकि एंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इंग्लिश सेंटेंसेस है और हमने इनमें से कीवर्ड्स को यूज करते हुए क्वांटिफायर्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करते हुए एक्सप्रेशंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स कैन स्पीक रशियन, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स नोस द कंप्यूटर लैंग्वेज सी प्लस प्लस। तो फॉर एग्जांपल अब मुनीब है हमारे पास, मुनीब है क्लास में, मुनीब अहमद। जी आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल 9th का हमारे पास जो बी पार्ट है, देयर इज अ स्टूडेंट एट योर स्कूल हु कैन स्पीक रशियन बट हु डज नॉट नो सी प्लस प्लस। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बट हमारे पास बेसिकली एंड ही के लिए डिफरेंट वर्ड यूज होता है। ये सिंपल है, यहाँ हमारे पास डोमेन जस्ट क्लास, डोमेन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल है। और कोई स्टूडेंट जो मुझे बता सकता हो तो इस बी का हम क्या सीखते हैं? He is a student at your मैं school। आपका हूँ। आप कौन है? जी जैन, आप बताएं। सर इसका देर इसकी वजह से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ जाएगा जी जी और एक्स एंड ब्रैकेट में फिर पी ऑफ एक्स एंड नॉट क्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल ठीक होगा। तो ये आप देखें कि सवाल इतने मुश्किल नहीं है, जस्ट दे रिक्वायर्स कैसे। तो ये हमारे पास इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर इस 9 का डी पार्ट है, तो जैन आप मुझे बताओगे नो स्टूडेंट एट योर स्कूल कैन स्पीक रशियन और नॉट सी प्लस प्लस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रिपीट कर दें, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें 9 क्वेश्चन का डी पार्ट पूछा है कि हमारे पास है नो स्टूडेंट एट योर स्कूल कैन स्पीक रशियन और नॉट सी प्लस प्लस। अच्छा जी अब्दुल्ला बताएं। सर ये फॉर ऑल नॉट पी ऑफ एक्स एंड नॉट क्यू ऑफ एक्स। इस केस में ना आप अगर आप फॉर ऑल कर रहे हैं तो आप साथ में बेसिकली निगेट कर रहे हैं ना, फॉर ऑल एक्स, और फिर आप ये कह रहे हैं कि रशियन और नॉट सी प्लस प्लस। तो आप निगेशन आउटसाइड मूव करेंगे और बाहर आप लिखेंगे पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, तो आप उसको भी इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक जैसे हैं। यहाँ पे हमने देखना है
ये हमारे पास इनकी ट्रूथ वैल्यूज की है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो हमारे पास है लेट क्यू ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू ऑफ एक्स, और हमें चेक ही करना है इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स व्हाट आर दिस ट्रूथ वैल्यूज। तो अगर हमारे पास जो डोमेन है वो इंटीजर्स हैं तो हमने इनकी ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है। फर्स्ट केस में तो बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल क्यू ऑफ जीरो, एक्स की जगह जीरो रिप्लेस करें तो जीरो प्लस वन इज वन और टू टाइम्स जीरो इज जीरो, तो वन इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास ट्रू है। और जो बी और सी पार्ट है वो भी बिल्कुल ही आसान है, जैसे आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है और चेक कर लेना। अब हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंशियल या यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ जो एक्सप्रेशन गिवन है। तो डी पार्ट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे अब हमने डेफिनेशन को रिकॉल करना है। देयर एग्जिस्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है अगर हम डोमेन में से कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो। और फॉर ऑल को प्रूफ करने की जगह उसको डिसप्रूफ करना आसान है। डिसप्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हम कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जिसके लिए क्यू ऑफ एक्स फॉल्स हो, तो फॉर ऑल वाला जो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल आयशा क्रम है, आयशा क्रम मुझे बताएं कि इसमें जो डी पार्ट है वो करेक्ट है, उसकी ट्रूथ वैल्यूज है वो ट्रू है या फॉल्स है। निवियान, निवियान है क्लास में। अस्मा अहमद, लाइबा आबिद, फैज नासिर, और कंजा, उबैदुर रहमान, अरे आप अगर आपको ये बात कंजा, अगर आपको इसका सोल्यूशन आता है तो आप टाइप कर दें। क्वेश्चन हमारे पास 12 है और पार्ट हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स। हमने ये बताना है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो देयर एग्जिस्ट को प्रूफ करने के लिए हमें एक एलिमेंट एटलीस्ट फाइंड करना पड़ेगा जिसके लिए क्यू ऑफ एक्स की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो आप देखें कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। आपने मरियम ने मुझे कहा माइनस वन पे, तो लेट्स सी माइनस वन प्लस वन इज जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस टू, इट इज करेक्ट। शहूद ने कहा जीरो पे, तो जीरो इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब ये आपके पास तो जस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए था ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स, इसके लिए हमारे पास एक्स अगर हम रिप्लेस कर देते हैं जीरो या एक्स रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन, तो क्यू ऑफ एक्स वो ट्रू है। इसका मतलब है कि देर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स, इट इज ट्रू। अब हम आ जाते हैं ई की तरफ, फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स। यहाँ हमारे पास जो डोमेन है वो इंटीजर्स है। तो क्वेश्चन ये है कि तमाम इंटीजर्स के लिए क्यू ऑफ एक्स ट्रू है। अब इसको अगर आपने प्रूफ करना है तो आपको तमाम इंटीजर्स कंसिडर करना पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने इसको डिसप्रूफ करना है तो आपको एक एग्जांपल एटलीस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तो कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो ये फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स ट्रू है या फॉल्स है। सर टू और टू से ग्रेटर में ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो अगर हम वन की जगह टू रिप्लेस करते हैं, टू इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो टू कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू, इट इज एक्चुअली इक्वल।
तो हमारे पास इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी और हमने इसको प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ काउंटर एग्जांपल। और काउंटर एग्जांपल किस लिए एग्जिस्ट करती है, x इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं फॉर जो जी पार्ट है, फॉर ऑल एक्स नॉट क्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास है बेसिकली निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट। हमें प्रूफ करना है कि नॉट क्यू ऑफ एक्स ट्रू है तमाम वैल्यूज के लिए। तो अगर हमने इसको डिसप्रूफ करना है तो हमें एक एटलीस्ट एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए नॉट क्यू ऑफ एक्स ट्रू है। तो नॉट क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं नॉट क्यू ऑफ एक्स की जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी। तो क्यू ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू एक्स, नॉट क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू टू ऑफ एक्स। अब अगर हमने इसको इसको प्रूफ करना तो मुश्किल है, डिसप्रूफ करना आसान है। अगर हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसके लिए ये ट्रू होल्ड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि फॉर एक्स नॉट ट्रू है। जी, जीरो पे डिस्प्रूव हो जाएगा सर ये तो। ओके लेट्स सी। सो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमने यहाँ पे भी इसको डिसप्रूव किया विद द हेल्प ऑफ काउंटर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब हमारे पास है कि कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने हर स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यूज है वो चेक करनी है। यहाँ पर जो डोमेन है वो है रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर एग्जांपल सर देयर। जी जी, सर ये हमने काउंटर कोई से भी दे देनी है एग्जांपल तो डिस्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे देखें लिखना जी, भी पड़ेगा। लिखना पड़ेगा ना। जब जैसे प्रीवियस केस में था जो मैंने नॉट एक्स क्यू एक्स लिया था, तो यहाँ पे मुझे ये बात लिखनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 0। जब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो विच इज फॉल्स, जो कि आप बेसिक मैथमेटिक्स से आपको पता है। तो हम यहाँ पे एंड पे लिखेंगे, इसमें एक लाइन ऐड करेंगे ये लिखने के बाद के देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू 0 फॉर विच नॉट q ऑफ x इज फॉल्स। इट मीन्स फॉर ऑल x नॉट q ऑफ x इज फॉल्स। तो काउंट इसमें मैंने बताया आपको देयर एग्जिस्ट के केस में एटलीस्ट वन एलिमेंट ढूंढना पड़ता है जिसके लिए वो ट्रू हो, तो ये ओवरऑल ट्रू होता है। और फॉर ऑल एक्स के केस में इसको प्रूफ करने से ज्यादा इसको डिसप्रूफ करना आसान है। आप कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड ना करती हो। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 और हमारे पास जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स। तो कोई ऐसा रियल नंबर ढूंढें कि जिसका अगर हम क्यूब लें तो -1 आए, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है। आपको इसको प्रूफ करना आसान है, जस्ट एक एलिमेंट लें जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। -1। गुड। तो -1 का क्यूब हमारे पास -1 होता है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स क्यूब इक्वल्स -1 इज ट्रू। अच्छा, बी हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट x4 इज लेस देन x2। अब यहाँ पे भी हमें क्योंकि देयर एग्जिस्ट है कोई ऐसा रियल नंबर चूज करना है जिसकी पावर 4 लें तो वो स्क्वायर से लेस है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है। ओके, अस्मा ने हमें बताया हाफ, क्योंकि हमारे पास 0.5 का अगर पावर 4 लें तो दैट वुड बी लेस देन 0.5 रेस्ट पावर स्क्वायर। ये हमने एक एग्जांपल भी की थी, क्योंकि आप 0 से 1 के दरमियान में कोई भी नंबर अगर कंसिडर करते हैं तो जब तक आप उसकी पावर इंक्रीज करते जाएंगे वो वैल्यू स्मॉलर होती जाती है। इसका मतलब है बी की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। सी में हमारे पास है फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने इसको डिसप्रूव करना है तो आपको एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी और प्रूफ करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसको बताएं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी सर। ट्रू कैसे होगी? सर कुछ भी ऐड कर दें वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों बराबर आ ओके जाएंगे। एक्स की वैल्यू कुछ ओके भी ऐड कर दें। ओके, तो डी पार्ट हमारे पास है फॉर ऑल एक्स टू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ पे भी हमने इसको अगर डिसप्रूव करना है तो हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल होनी चाहिए।
मुझे बताएं कि आप इसको, अगर आप इसको ट्रू कह रहे हैं कैसे, रीजनिंग भी तो देना। शहूद ने कहा कि इट इज ट्रू, मुझे बताएं कि ट्रू कैसे है, प्रॉपर रीजनिंग भी देना। सर -1 पे कोई भी false रियल हो जाएगा। देखें, आपने अगर फराल प्रूफ करना है ना, फराल प्रूफ करने के लिए आप पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं ले सकते। आप इसकी डेफिनेशन देखें ना, फराल एक्स का मतलब ये है, अब रियल नंबर्स को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप काउंट भी कर सकते, अगर लेट से 15 वैल्यूज हैं, तो फराल को प्रूफ करने के लिए आपको 15 वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा। तो या तो आप हेल्प लें, ऐसी कोई इनइक्वालिटी का रूल बताएं जो कि बेसिक मैथमेटिक्स से हमें इसकी ट्रू ट्रू जो ट्रूथ वैल्यूज है वो पता चल जाए, या अगर आप समझते हैं कि ये फॉल्स है तो एक ऐसा नंबर ढूंढें जिसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाए। सर 0 भी ले सकते हैं, 0 में भी फॉल्स हो जाएगी। अस्मा ने हमें बताया -1, ओके, जीरो भी चेक करते हैं। तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, 2 टाइम्स जीरो इज जीरो, और अस्मा ने हमें -1 का, तो -2 इज ग्रेटर देन -1, ये भी फॉल्स है। तो हमारे पास एटलीस्ट वन काउंटर एग्जाम्पल आ गई, इसका मतलब है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स होगी। 15 क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम आ जाते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। सर इसका सी वाला पार्ट बता दें, उसका क्या लिखेंगे? सी वाले केस में ना आप इसको -x को होल स्क्वायर को बेसिक मैथ से करें ना, जब आपके पास -x है तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं -1 टाइम्स x। आप इसको लिख लें ऐसे, -1 टाइम्स x और फिर इसका स्क्वायर। अब आप इसमें यूज कर लें एक्सपोनेंट लॉस, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 इसका होल स्क्वायर, साथ में हमारे पास आ जाएगा x का होल स्क्वायर। तो -1 स्क्वायर इज +1, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो इट इज ट्रू, राइट। ठीक है सर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 भी ऐसे ही है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट, द मेन कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल ए हमने किया था, ये हमारी एग्जांपल थी। बी में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास रियल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस बी वाले को आप, अगर आप इसकी डिफरेंट इसकी जो मॉडिफिकेशन बना लेंगे इक्विवेलेंस फॉर्म, तो उससे हमें इसको प्रूफ करना डिस्प्रूव करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली बी हमारे पास स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये हम रीजन दे सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रियल नंबर। अब आ जाते हैं फॉर एग्जांपल इसके सी पार्ट पे। फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसको प्रूफ करना है तो हमें कोई मैथमेटिकल आर्गुमेंट देना पड़ेगा, डिसप्रूफ करना है तो एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताएं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सर ट्रू होगा। अब अगर आपने ट्रू कहा है तो आप इसकी कोई प्रॉपर रीजनिंग दें, और हमारे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर है। सर अगर हम नेगेटिव 0 भी दे देंगे तो तभी वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। 0 पुट करके देख लें, नेगेटिव भी पुट करेंगे तो उस वक्त भी ग्रेटर। देखिए, एक एक बात ना, आप स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये रीजनिंग पे अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में भी देते हैं और कोई भी मार्क्स नहीं मिलता। आप फराल के लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है वो जनरलाइज ले सकते हैं, फिक्स, जैसे आप 0 कह रहे हैं या -1 कह रहे हैं, इस तरह लेकर फराल वाला प्रूव नहीं कर सकते। देयर एग्जिस्ट वाला प्रूव कर सकते हैं। फराल की अगर काउंटर एग्जांपल लेनी है तो आप पर्टिकुलर नंबर ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि 0 के लिए ये ट्रू है तो ये ट्रू हो सके फराल के लिए। फराल के लिए मुझे प्रॉपर एक मैथमेटिकल रीजन देनी पड़ेगी। देखें, हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी रीजनिंग ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, ये हमें स्क्वायर बताएगा कि स्क्वायर जो बेसिक प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की, कि आप किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लें तो इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 कंसिडर करता हूँ, अब एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव नंबर है और +2 भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड करूंगा तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास 2 जो है, 2 हमारे पास इज ग्रेटर देन 1।
और 2 में हम एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 2 ऑलरेडी 1 से लार्जर है, और जब हम उसमें ऐड कर देंगे एक पॉजिटिव नंबर, तो वो ऑब्वियसली 2 से तो लार्जर ही होगा ना। तो अगर 2 से लार्जर है और 2 1 से लार्जर है, तो सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज आल्सो लार्जर देन 1। ये ऐसे हम रीजनिंग कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि इट इज ट्रू फॉर ऑल। ये बात आपको क्लियर हुई है कैसे इसको प्रूफ करना है फॉर ऑल के लिए? यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 है। तो आप अगर 2 में जो मिनिमम पॉजिटिव नंबर, क्योंकि स्क्वायर है तो हर हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और मिनिमम 0 हो सकता है क्योंकि 0 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, although it is not positive or negative, but it's, तो 2 में जो मिनिमम नंबर आप ऐड कर रहे हैं वो 0 कर रहे हैं, और 2 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसका डी पार्ट हमारे पास है फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स। तो अब हमने अगर इसको डिस्प्रूव करना है, तो अगेन हमें कोई एक एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी। 1 के लिए सर काउंटर एग्जांपल। ओके, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 आसान है, इसमें भी आपके पास 5 वैल्यूज दी हुई हैं डोमेन्स की, जिसमें आपने इसको वेरीफाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें भी हमारे पास 5 वैल्यूज हैं जिसके लिए हमने इन क्वांटिफायर्स और निगेशंस को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो जो हमने x1 x2 xn एलिमेंट्स के लिए ली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास है फॉर ऑल x p ऑफ x, तो फॉर ऑल के केस में अगर मेरे पास लेट से 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो ये फॉर ऑल x p ऑफ x है, ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 एंड p ऑफ 3। अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें 5 वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या करेंगे p ऑफ x में 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करके, और फिर आप देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और क्वेश्चन हमारे पास है राइट आउट ईच ऑफ दिस प्रोपोजिशंस यूजिंग डिसजंक्शन कंजंक्शंस एंड नेगेशन। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वो इन क्वेश्चंस को पर्टिकुलर डोमेन की वैल्यूज के लिए इस तरह के फॉर्म में रिक्वायर है क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, इसी तरह 0 1 2 3 4, तो हमारे पास p ऑफ 0 आ जाएगा, p ऑफ 1 p ऑफ 2 p ऑफ 3 p ऑफ 4। तो देयर एग्जिस्ट x है, तो हमारे पास ये जो प्रोपोजिशन है ये कंबाइन होगी विद हेल्प ऑफ डिसजंक्शन। और अगर फॉर ऑल है तो ये कंबाइन होगी विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। और देयर एग्जिस्ट x नॉट p ऑफ x, तो देयर एग्जिस्ट की वजह से डिसजंक्शन होगा, लेकिन प्रोपोजिशन की जगह हमारे पास नॉट p ऑफ x आएगा। आज के लेक्चर में हमने ये किया था जहां हमने दिस एक्सटेंड किया था डी मॉर्गन्स लॉ, ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप इसी तरह कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेट ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन 3 डिफरेंट वेज बाय वेरिंग द डोमेन एंड बाय यूजिंग प्रेडिकेट्स विद 1 एंड विद 2 वेरिएबल। ये बिल्कुल जो हमने लास्ट पे एग्जांपल्स की थी कनाडा और मेक्सिको वाली, जिसमें हमने पहले कंसिडर किया था डोमेन कंसिडर की थी द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, फिर हमने डोमेन कंसिडर की थी ऑल पर्सन ऑल पीपल। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है, और हमने 2 वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल डिनोट करता है पर्सन के लिए, तो दूसरे वेरिएबल को हम ले लेते हैं जो डिनोट करेगा हमारे पास कंट्री को, या जैसे यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज हैं C++ या कैलकुलस है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास है समवन इन योर क्लास हैज विजिटेड उज्बेकिस्तान। तो हमने इसको 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। तो पहले मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा कि 1 वे को लिखने का क्या है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिखने, फिर मुझको 2 डिफरेंट फॉर्म्स दोबारा बना लेंगे। समवन इन योर क्लास हैज विजिटेड उज्बेकिस्तान। बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हमने किया था देयर इज अ स्टूडेंट इन क्लास हु हैज विजिटेड मेक्सिको। यहाँ पे अगर हम उज्बेकिस्तान को यू ऑफ एक्स लिखें, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म इसकी बनेगी वो बनेगी, अगर डोमेन हम जस्ट कंसिडर करें स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बनेगी देयर एग्जिस्ट
और यू ऑफ एक्स हमारे पास है स्टूडेंट विजिटेड उज्बेकिस्तान। सेकंड में हमारे पास क्या है कि हम इसकी डोमेन चेंज कर लेते हैं, और डोमेन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्लास की जगह और पीपल आ जाएंगे, तो उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि देयर एग्जिस्ट एक्स, और फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास फॉर एग्जांपल एंड विजिटेड उज्बेकिस्तान। और थर्ड वे में हम क्या करेंगे, हम उसको दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। दो वेरिएबल्स कैसे कि यू है हमारे पास और एक्स है, दूसरे को हम डिफाइन कर देते हैं उज्बेकिस्तान जो हमारे पास है कंट्री, हम उसको कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट, अगर डोमेन नेम जस्ट स्कूल वाली तो देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट यू ऑफ एक्स और उज्बेकिस्तान। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डिफरेंट वे में। फिर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जिसके लिए हम डिफरेंट क्वांटिफायर्स यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों एक जैसे ही हैं, और ये जो हमने आज एग्जांपल्स की हैं मैक्सिको वाली और कनाडा वाली बिल्कुल उसी तरह की, और इसमें आपने डोमेन चेंज करनी है, फिर आपने उसमें दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 और 31। Suppose the domain of propositional function p of x y consists of pairs x and y, where x is 1, 2 or 3 and y is 1, 2 or 3. Write out these propositions using disjunction and conjunction. तो अगेन यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई होगी देयर एग्जिस्ट वाली। अगर देयर एग्जिस्ट है तो हम इसमें इसको सेपरेट कर सकते हैं, हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम p ऑफ फॉर एग्जांपल x हमारे पास है 1, 2, 3, तो x को हम रिप्लेस करेंगे p13, तो p13 और इसको कंबाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा p, s की वन वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1, x1 और 3, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है तो हम यूज करेंगे दिस जंक्शन। फिर हमारे साथ आ जाएगा p2 और 3, और फिर तीसरी वैल्यू हमारे पास x की 3 है, तो आ जाएगा और p3 ऑफ 3। इस तरह करके हम इसको कंबाइन कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर d पार्ट है फॉर ऑल x नॉट p ऑफ x2, तो x की वैल्यू 1, 2, 3 है, फॉर ऑल है तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे डिस्टिंक्शन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा नॉट p 1, 2 एंड नॉट p 2, 2 एंड नॉट p 3, 2। तो ये सारे क्वेश्चन 30 और 31 के जो पार्ट्स हैं वो सारे इसी तरह सॉल्व होंगे। इसको ट्राई कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अभी तक आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।